जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। आज मैं इस फटाफट सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से, तो क्यों ना इस चीज़ को समझें और थॉरली कवर करें। बहुत आसान लगता है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे दिया हुआ है, दैट इज फाइन, राइट। बट वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आर्टिकल 368 विच टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट पार्ट 20 में ये सारा दे रखा है जी। और अदरवाइज बात करूं, अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है साउथ अफ्रीका से हमने ले रखा है। अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो कहाँ से आई है, ये तो हमने समझ लिया संविधान में 368 आर्टिकल से। लेकिन किसके पास है? एक्सक्लूसिवली विद पार्लियामेंट। इट्स ओनली एंड ओनली द पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। रादर फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 35 अगर आपको याद हो, अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, ना स्टेट कर सकता है और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ओनली एंड ओनली पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, राइट। इसके अलावा आप सभी ने सुना भी होगा केशव नंदा भारती केस, जिससे इस पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया बाय डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पर कुछ चीजें ऐसी रख दी गई कि बिल्कुल पावर तो है पार्लियामेंट के पास चेंज करने का, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। और वो किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया। और वो अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट बना चुका है। ये तो समझते हैं, ये हमें आता है। अब जरा समझना यार, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट में प्रोसीजर क्या है। पहली बात, ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस, नंबर वन थिंग। इट कैन बी ए प्राइवेट मेंबर बिल और अ पब्लिक मेंबर बिल। रिमेंबर दिस, पब्लिक मेंबर बिल मंत्री भी ला सकता है, मंत्री के अलावा कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ला सकता है। तीसरी चीज, क्या इसको रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति की? बिल्कुल नहीं चाहिए। इट डजंट रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये तो बेसिक पॉइंट्स है। इसके अलावा याद रखिएगा, देयर इज नो विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस अमेंडमेंट। इसका 24th अमेंडमेंट भी याद रखना। 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज हैविंग नो वेटो पावर विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट। इट कैन नॉट स्टॉप द अमेंडमेंट बिल। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए जी। इसके और अंदर गहराई क्या चीज है जी, वो समझनी है। वो क्या है कि संविधान को अमेंड करना तो अधिकार है, पर हर एक चीज को अमेंड करने की अलग अलग मेजॉरिटी दे रखी है, वो समझनी है। और वहां पर भी क्वेश्चन आया। ये सारे क्वेश्चन हम विद द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस। आईएएस के 2022 का, आईएएस 2013 का, उसके बाद सीडीएस का 2011 का, ये भी है, ये भी है, सब डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पार्ट आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, विच डील्स विद इट्स प्रोसीजर। और ये है क्या? पार्लियामेंट के पास अधिकार है चेंज करना। क्या क्या करना है? एडिशन करना, वेरिएशन करना, रिपील। ये आपके पेपर 2024 आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है? एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील एनी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद कैन पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वी हैव डन, राइट। तो प्रोसीजर क्या जी? इनिशिएट कहीं भी हो सकता है, बाय इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस, राइट। दूसरा, कैनॉट बी इंट्रोड्यूस, कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, ये भी क्लियर है जी। और जब बिल पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, दैट मेजोरिटी शुड बी मोर देन 50%। ये तीन मेजोरिटीज अभी मैं डिस्कस करूंगा जी। दोनों हाउसेस इसको मेजोरिटी से पास करेंगे। एक और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ अमेंडमेंट। ये भी पॉइंट याद रखना, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। दिस पॉइंट इज द वन विच आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट का योगदान नहीं होगा, स्टेट्स भी रेटिफाई करेंगी। अगर 50% से ज्यादा, तब ये अमेंड होगा। नॉट ओनली द पार्लियामेंट विल रेटिफाई बट ऑल्सो द 50% ऑफ द स्टेट्स। अगर 28 राज्य इस समय, 14 राज्य, 14 से ऊपर राज्यों को, पहले 14 या 14 से ऊपर राज्यों को भी इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, तब वो अमेंडमेंट हो पाएगी। ये कौन सी चीजें हैं वो हमें देखनी है, लेकिन एक आइडिया समझ आना चाहिए वो कौन सी चीजें होती हैं। वो चीजें हैं जो फेडरल प्रोविजंस हैं, जिसमें जो भी चीजें जहां पर स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे आपको पता, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सेंटर के एमपीज नहीं इन्वॉल्व होते, एमएलएज भी होते हर राज्य के। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव को चेंज करना है तो भाई स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए 50% से। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस का कुछ भी चेंज करना तब भी चाहिए।
ऐसे ही अगर आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट को चेंज करना तो भी, ऐसे ही 7th शेड्यूल में लिस्टें जो चेंज करते हैं, अगर आपको याद हो 42nd अमेंडमेंट से हमने 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, और मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने सर्च करके, अगर तुम्हें नहीं भी याद वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं 42nd अमेंडमेंट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए, वो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तभी मेरे को भी समझ आएगा कितना आप भी इन्वॉल्व हो इस सीरीज में, राइट। सो जब ये दोनों पास हो जाएंगे, जब रेटिफाई कर देंगे स्टेट्स, तब बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति को असेंट देना ही पड़ेगा, ना वो विदहोल्ड कर सकता ना रिटर्न कर सकता। ये मैंने आपको बता ही दिया, 24th अमेंडमेंट याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट जैसे ही असेंट देगा वो बिल बन जाएगा एक्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा मेजॉरिटी की बात करते हैं। कुछ ऐसे बिल है जिसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, रादर उनको 368 में गिना ही नहीं जाता। अगर आपको याद हो, जब हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जब भी कोई नया राज्य बनाना हो, राइट, राज्य की बाउंड्री चेंज करनी है, कुछ भी हो, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लिया जाएगा, और उसको हम 368 में गिनते ही नहीं। ये रादर आर्टिकल 4 बात यही तो करता है। आर्टिकल 4 सेज अगर आपको कुछ भी चेंज करना है संविधान का, तो आपको अमेंडमेंट कर, मतलब ये जो चीज़ें चेंज करनी है, स्टेट का एरिया या कुछ भी नाम, तो वो 368 में नहीं चेंज कर सकते हो। शेड्यूल 1 भी चेंज होगा, शेड्यूल 4 भी चेंज होगा जब नया राज्य बनेगा, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से। और सारे केसेस देखें, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी राज्य में बनानी है या हटानी है, वो आर्टिकल 169 के तहत पार्लियामेंट के पास अधिकार है, तो वो भी जो पावर है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होगा, कोई 368 में गिना नहीं जाएगा। तो वो देखेंगे केसेस अभी। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला केस में कौन कौन से में ये वाली चाहिए, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन, जो भी हमने बात की। आइए जरा इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर समझते हैं। लाइक सिंपल मेजॉरिटी से एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जो हमने पढ़ ही लिया पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला भी बात की है। अगर आपको सेकंड शेड्यूल में सैलरीज, पेंशन, ये सभी चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। कोरम वर्ड अगर आपको पता 1/10 ऑफ द लोकसभा होता है, उसको भी अगर चेंज करना तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी, विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, और नंबर ऑफ प्रोसीडिंग जजेस, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करना है, मोर जुरिस्डिक्शन देनी है सुप्रीम कोर्ट को, सिटीजनशिप के बारे अगर कुछ भी चेंज करना है, इलेक्शंस के बारे कुछ चेंज करना है, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे चेंज करना है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब सिंपल मेजॉरिटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। इसको यार घबराना नहीं है ना रट्टा मारना है, आपको भी तीनों जब आप कंपेयर करोगे आपके दिमाग में फिट होगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। अब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए जहां पर 50% से ज्यादा मेजॉरिटी। इसमें इन्होंने कोई केस ही नहीं दिया एक्सेप्ट दीज थिंग्स। कौन कौन से? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जो चेंज, दो तो याद रहेंगे। अगर आपको फंडामेंटल राइट चेंज करने हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। दूसरा, अगर डीपीएसपी में कुछ चेंज लाना तो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोविजंस कौन सी है जो ना पहले केस में दी, नो आखिरी केस में। आखिरी केस हमें रटना और वो मैं रटवा दूंगा जी, जहां पर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए। क्लियर है जी? वो कौन से केसेस हैं वो भी देखना। हाफ ऑफ द स्टेट्स कौन से करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से, अदरवाइज पार्लियामेंट विल चेंज विद स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर है जी? अब जरा इन पे केस देखते हैं। नो टाइम लिमिट विद द विच स्टेट हैज टू गिवन, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी कि स्टेट को रेटिफाई करने में कितना टाइम चाहिए। एंड ऑल रिमेनिंग टेक नो एक्शन ऑन द बिल, इट डज नॉट मैटर द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स हैव गिवन देयर असेंट। तो ये पूरे देश में हो जाएगा कानून। क्लियर है? वो कौन कौन से? वो ये 7 केस है। मैं बार बार इसमें पॉइंट में मैंने क्या वर्ड यूज किया? फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर का अगर वर्ड आपको याद हो, जहां पर स्टेट का भी हित हो और सेंटर का भी हित हो, जहां पे दोनों का इंटरफेयर, जैसे इलेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सटेंट, यूनियन अगर एक्सटेंट बढ़ाए तो स्टेट के अंदर इंटरफेयर होगा, तो कहीं ना कहीं फेडरल प्रोविजन को चेंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कुछ भी चेंज करना तो भी फेडरल प्रोविजन में, जहां पर ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर है यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर है, वो भी ठीक है। लिस्ट में 7th शेड्यूल की जो लिस्ट है वो भी ठीक है जी। और राज्यसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, क्लियर है जी, इन पार्लियामेंट, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है उसको भी अगर चेंज करना तो भी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368, अगर अमेंडमेंट का ही प्रोसीजर अगर चेंज करना, अमेंडमेंट को चेंज करना 368 को, तो भी। मेरे भाई कंसंट्रेट करिए, 7 पॉइंट्स आपके दिमाग में मेरे हिसाब से बैठ चुके हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन दिखा दूं, वो भी मैं दोस्त
आप लोग चाहे आईएएस करो, सीडीएस करो, सीएपएफ करो, पेपर में क्वेश्चन होंगे। पहला, अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, दैट्स रॉन्ग। राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, तो ये गलत हो गया था। अब which seeks to change in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states, again half of the states। अगर फेडरल प्रोविजन को चेंज करना, यही तो हमने समझा जो 7 हमने केसेस देखे। सो नीदर 1 नॉर 2। 2013 आईएएस का, 2022 का चेक करिए, और हर बार अमेंडमेंट पे आईएएस में आ रहा, सीडीएस में भी आएगा, सीएपएफ में भी आएगा जी। जब बिल अमेंडमेंट के चाहिए उसको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति की, बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी, बिल्कुल ठीक है। 24th अमेंडमेंट, चौथी बारी बोल रहा हूँ अभी तक। मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, दैट इज राइट। सो मैं कहूँगा जी 2 और 3, 1 1 1 1 काटा तो भाई आंसर क्या रहेगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, कौन से केसेस है जहां पर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट से, वो फेडरल प्रोविजन, इलेक्शन वाला मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर भी था, एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर भी था जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी था, और 7th शेड्यूल भी था। ये चारों पॉइंट थे। अब समझ आया। मेरे को नहीं लगता आपको ये टॉपिक किसी ने पढ़ाया भी हो जो सो कॉल्ड पॉलिटी के एक्सपर्ट्स थे, पर इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, और ये आपको सीरीज सच में हेल्प करेगी विद रिस्पेक्ट टू एवरी जीएस पार्ट, एंड आई कैन गारंटी यू वी कैन गेट द सक्सेस in these next 12 days, where I'll be putting up most important, most probable 200 topics of GS which can come in your paper in this फटाफट series। आपका योगदान चाहिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ये ना होगी भाई लोग देख नहीं रहे और मेरा दिल टूट जाए कि भाई छोड़ अब क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहली तो बात, राष्ट्रपति बुलाता है जी जॉइंट सिटिंग, क्लियर है, टू पास द बिल। और प्रिजाइड कौन करता जी, कौन, स्पीकर। और यहां पर यह भी गलत है, जॉइंट सिटिंग बुलाई भी नहीं जाती और स्पीकर बुलाता नहीं, पूरी तरह स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल ठीक है जी। सो दैट वाज द क्वेश्चन। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज हिट अ लाइक बटन। इस पे आपको पिन बटन में आपको दिख रही होगी फुल पॉलिटी, सारी पॉलिटी मैंने पढ़ाई हुई है इस वीडियो में 1 शॉट में, उसको जरूर चेक करिए। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।